हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीरीज एलआर सर्किट के बारे में, जिसे सीरीज आरएल सर्किट के नाम से भी जाना जाता है। आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि सीरीज एलआर सर्किट या सीरीज आरएल सर्किट का मतलब क्या होता है। तो सीरीज आरएल सर्किट यानी क्या कि ऐसा सर्किट जिसके अंदर हम एक रेजिस्टर और एक इंडक्टर दोनों को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो ऐसी सर्किट को हम सीरीज आरएल सर्किट बोलते हैं। तो वही बात बोर्ड पे लिखी है, सच सर्किट इन विच रेजिस्टर एंड इंडक्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज। दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, सीरीज आरएल सर्किट बन गया। अब सर्किट बनाना है तो उसे क्लोज करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स का यूज कर लेंगे। यहाँ पे एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स लगा दिया, जिससे करके अब करंट जो है सर्किट में फ्लो हो सकता है। अब यहाँ पे ये जो रेजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस R मान लिया हमने, ये जो इंडक्टर है उसका इंडक्टेंस हमने L मान लिया। यहाँ पे ये जो रेजिस्टर है उसके दो टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमने VR मान लिया, V यानी पोटेंशियल और R यानी रेजिस्टर के अक्रॉस। उसी तरीके से ये दो टर्मिनल है इंडक्टर के, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमने VL मान लिया। V बताता है पोटेंशियल, L बताता है इंडक्टर के अक्रॉस का। अच्छा, दूसरी एक बात, यहाँ पे हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स लिया है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स क्या करता है, वो समय के साथ अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है, साइनोसॉइडली चेंज होता रहता है। यानी कि यहाँ पे इसकी जो पोलैरिटी है ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस चेंज होता रहता है। ठीक है, पॉजिटिव में जाएगा, फिर नेगेटिव में जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा, नेगेटिव में जाएगा। तो हम मान के चलते हैं कि जब पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है, पोलैरिटी जब चेंज हो रही है, तब कोई एक टी समय पर, मान के चलते हैं कोई एक टी समय पर पोलैरिटी यहाँ पे प्लस होगी और यहाँ पे माइनस होगी। यानी जब प्लस माइनस करता रहेगा तो हम टी समय पे एक फोटोग्राफ खींच लेंगे। फोटोग्राफ में हमें क्या पता लगेगा कि पॉजिटिव यहाँ पे और नेगेटिव यहाँ पे है, यानी कोई एक टी समय पे यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। अगर यहाँ पे प्लस है तो बट ऑब्वियस से करंट प्लस टर्मिनल से निकलेगा और नेगेटिव टर्मिनल पे आएगा। तो यहाँ से जो करंट निकल रहा है उसका इक्वेशन हम मान के चलते हैं जो है I नॉट साइन ओमेगा टी, यानी कितना करंट फ्लो हो रहा है, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। जहाँ पे I नॉट क्या बताता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड करंट का। साइन क्या बताता है कि समय के साथ साइनोसॉइडली अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है। सारी बेसिक सी बातें हम कर चुके हैं पिछले वीडियोस में। ओमेगा टी क्या बताता है, ओमेगा टी बताता है फेज। ठीक है, ये सारी बातें हो चुकी है पिछले वीडियोस में, तो इतने डिटेल में नहीं जाएंगे। तो करंट का इक्वेशन हमने मान लिया, I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। अब इसके पिछले वीडियो में हमने प्योर रेजिस्टिव सर्किट के बारे में पढ़ा था। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में हमने क्या देखा था, अगर याद हो तो, करंट और वोल्टेज दोनों एक ही फेज में होते हैं, यानी करंट और वोल्टेज साथ में चलते हैं, यानी करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस 0 होता था। ठीक है, अगर बात मालूम हो तो वही लिखा है, करंट इज इन फेज विथ वोल्टेज। कौन से केस में, प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो तब। यहाँ पे तो रेजिस्टर भी है और इंडक्टर भी है। फिलहाल प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात कर रहे हैं, जिसमें करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस कितना होता था, 0 होता था। करंट और वोल्टेज एक ही फेज में चलते थे। तो अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात करें तो अगर हमने इक्वेशन करंट का माना है I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी, तो वोल्टेज का इक्वेशन क्या होगा, एक ही फेज में, यानी दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 0 है, तो वोल्टेज का इक्वेशन भी सेम होगा, V नॉट साइन ओमेगा टी। फेज डिफरेंस 0 है, यानी कि फेज डिफरेंस प्लस 5 प्लस 0 कर दिया हमने। बात समझ में आ रही होगी, धीरे धीरे से और समझ में आएगा। यहाँ पे ओमेगा टी वोल्टेज का फेज है और करंट का भी फेज ओमेगा टी है, यानी दोनों एक ही फेज में चल रहे हैं। दोनों के फेज डिफरेंस, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 0 है, तो प्लस 0, या फिर इतना याद रखोगे तो भी चलेगा, V नॉट साइन ओमेगा टी। प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं प्योर इंडक्टिव सर्किट की। प्योर इंडक्टिव सर्किट में हमने क्या देखा था कि इंडक्टर क्या करता था, करंट का अपोज करता था, यानी करंट पीछे चलता था वोल्टेज से, वोल्टेज आगे चलता था करंट से 90 डिग्री। अगर याद हो तो डायग्राम भी हमने बनाया था, ये करंट है, ठीक है, ये वोल्टेज है, इंडक्टर की बात कर रहे हैं, वोल्टेज यानी V सफिक्स L लिखा है। वोल्टेज आगे चलता था 90 डिग्री, यानी करंट और वोल्टेज के बीच में, किसके केस में, प्योर इंडक्टिव के केस में करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस कितना होता था, 90 डिग्री होता था। यानी करंट जो है पीछे चलता था, वोल्टेज आगे चलता था, यानी करंट जो लैग करता था वोल्टेज से 90 डिग्री। तो प्योर इंडक्टिव केस में क्या होता था, करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। शायद से ये भी बात मालूम होगी आपको। ठीक है, यानी कि प्योर इंडक्टिव केस की बात करें, प्योर इंडक्टिव केस की बात करें तो अगर हमने करंट का इक्वेशन ये माना है I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी, तो वोल्टेज का इक्वेशन क्या होगा, वोल्टेज का इक्वेशन होगा V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90। प्लस 90 क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे करंट जो है वो पीछे चल रहा है 90 डिग्री, यानी पोटेंशियल जो है
इंडक्टर के लिए पोटेंशियल जो है वो 90 डिग्री आगे चल रहा है, वो पोटेंशियल जो है वो 90 डिग्री करंट से आगे चल रहा है, यानी प्लस 90 डिग्री किया। यहाँ पे प्लस 0 किया था, क्यों प्लस 0 किया था? वोल्टेज और करंट एक ही फेज में है, फेज डिफरेंस 0। यहाँ पे करंट का इक्वेशन जो हमने माना है उससे वोल्टेज 90 आगे है, उससे वोल्टेज 90 आगे है, यानी प्लस 90 हमने लिख लिया। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये तो बात करी हमने सेपरेट सेपरेट दोनों की, लेकिन यहाँ पे तो दोनों को कंबाइन कर रहे हैं हम, तो दोनों को कंबाइन करने पर क्या होगा, ठीक है, वो देख लेते हैं। तो दोनों को कंबाइन करने पर हमें ये जो हमारा VR एक वेक्टर है और ये VL दूसरा वेक्टर है, दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा, वेक्टोरियली ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि VR प्लस VL दोनों को कंबाइन किया तो इसके अक्रॉस हमें रिजल्टेंट V मिल गया, ठीक है। हमें V ढूंढना है। ये क्या था? VR का फार्मूला हमें पता है। ये क्या था? VL का फार्मूला भी हमें पता है। लेकिन एक्चुअल में तो क्या होने वाला है? एक्चुअल में तो करंट तो VR यहां से R में से और L में से सेम पास होगा। क्यों? दोनों सीरीज में है, सीरीज में सेम करंट पास होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तो अलग अलग होंगे। तो हमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस या फिर तो रिजल्टेंट पोटेंशियल V ढूंढना है दोनों टर्मिनल के अक्रॉस। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों को ऐड कर देंगे। हमारे पास ये एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर ये रहा, दोनों को ऐड कर देंगे। कैसे? VR का डायरेक्शन ये है तो VR डायरेक्शन हमने बता दिया, ठीक है। VL का डायरेक्शन ऊपर है तो VL का डायरेक्शन बता दिया। बस टेल से टेल कनेक्ट कर दिया। दो वेक्टर को ऐसे ही ऐड करते हैं, बाद में पैरेललोग्राम बना देते थे हम, इमेजिनरी है, याद हो तो ऐसे, और डायगोनल से एक वेक्टर पास करते थे। तो रिजल्टेंट जो हमारा वेक्टर होगा जिसे हम बोल देंगे टोटल पोटेंशियल इसके अक्रॉस, ठीक है। पोटेंशियल कुछ फाई एंगल आगे होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे रिजल्टेंट पोटेंशियल हमें मिल चुका है। अब अगर हम कंबाइन करते हैं, सीरीज RL सर्किट की बात करते हैं, तब हम क्या देख सकते हैं? करंट तो यहाँ पे ही है, करंट तो ऐसे ही हमने बनाया था, करंट तो हमने ऐसे ही बनाया था यही डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि अभी भी करंट जो है वो वोल्टेज से पीछे ही चल रहा है। पहले वोल्टेज चला फिर करंट चला। करंट कितना पीछे चल रहा है या वोल्टेज कितना आगे चल रहा है? फाई जितना आगे चल रहा है। ये केस में क्या था? करंट और वोल्टेज सेम चल रहे थे, सेम फेज में, फेज डिफरेंस 0 था। इसमें क्या देखा हमने? करंट जो है पीछे चलता था, वोल्टेज 90 आगे चलता था। यहाँ पे क्या देखा हमने? जब कंबाइन करेंगे तब अभी भी करंट तो पीछे ही चल रहा है, वोल्टेज आगे ही चल रहा है। कितना? 90 नहीं, लेकिन फाई आगे चल रहा है। यानी कि अगर हम सीरीज RL सर्किट की बात करें तो करंट का इक्वेशन तो वही होगा, इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। पोटेंशियल का क्या इक्वेशन होगा? करंट से पोटेंशियल फाई आगे चल रहा है फेज, तो V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई कर दिया। यहाँ पे प्लस 90 किया था, क्यों? पोटेंशियल 90 आगे चल रहा था। यहाँ पे प्लस 0 किया था, क्यों? पोटेंशियल और करंट एक ही फेज में था। यहाँ पे प्लस फाई किया, क्यों? क्योंकि जब कंबाइन करेंगे तब ये रिजल्टेंट जो है फाई आगे है करंट से, यानी करंट का इक्वेशन ये है तो उसमें ऐड हमें कितना करना पड़ेगा? फाई करना पड़ेगा, यानी पोटेंशियल जो है आगे चल रहा है फाई। किसके केस में? सीरीज LR सर्किट में। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हमें तो ये जो V रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड ढूंढना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे ढूंढते थे? एक वेक्टर ये होता था, एक दूसरा वेक्टर B होता था, तो हम क्या करते थे? अंडर स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, याद हो तो, जहां पे थीटा क्या होता था? दो वेक्टर के बीच का एंगल। ये दो के बीच का एंगल कितना है? 90 है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे लिखी है, V यानी रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या? अंडर स्क्वायर रूट ऑफ एक वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2, एक वेक्टर दूसरा वेक्टर, cos थीटा, थीटा कितना है? दो वेक्टर के बीच का एंगल 90। अब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0 के बराबर। तो बचा क्या हमारे पास? VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर। अब V बराबर क्या होता है? V बराबर क्या होता है? IR होता है, ठीक है। V बराबर IR, तो यहाँ पे V बराबर IR कर दिया। I नॉट R, I नॉट यानी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के टर्म में बात कर लेते हैं, IR। अच्छा, प्लस VL, V यानी क्या होता है? IR होता है। ये रहा हमारा I यानी I नॉट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। R की जगह हमने एक्सएल लिखा है, क्यों? एक्सएल को क्या बोलते थे? इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते थे, जो एक तरीका का रेजिस्टेंस हुआ करता था इंडक्टर में, याद हो तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया? I नॉट R ही लिखा है। लेकिन अगर इंडक्टर की बात करते हैं तो इंडक्टर में जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस को हम रिएक्टेंस बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसे एक्सएल से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसका यूनिट भी ओम आता है। शायद से बात पता होगी, ठीक है। V इक्वल्स टू IR, यहाँ पे भी V इक्वल्स टू IR। R की जगह हमने क्या लिख लिया? हमने इंडक्टर है तो उसके पास जो रेजिस्टेंस होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस XL बोलते हैं, और XL का फॉर्मूला भी याद होगा, ओमेगा L, अगर याद हो तो डिराइव किया था, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे? यहां से I नॉट का स्क्वायर, यहां से I नॉट का स्क्वायर
कॉमन निकाल दिया, बाहर आया यानी आई नॉट आ गया, बाहर आया यानी आई नॉट आ गया, सिंपल। आई नॉट का स्क्वायर कॉमन निकाला, अंदर ही रखा स्क्वायर रूट में, आई नॉट का स्क्वायर बाहर आया तो आई नॉट सिर्फ रह गया स्क्वायर रूट के बाहर, अंदर क्या बचा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। अब ये जो हमारा इक्वेशन है इसको वापस से ओम्स लॉ के साथ कंपेयर करते हैं, v इज इक्वल्स टू आई आर से, ठीक है। कैसे कंपेयर करेंगे, v तो यहाँ पे भी v ठीक है, i तो यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड i ठीक है। अब ये जो r है उसकी जगह पे ये पूरा टर्म है, ठीक है। ये पूरा टर्म जो है वो भी कुछ कुछ रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, जिसे टोटल रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये रेजिस्टेंस किसका है, रजिस्टर का। ये रेजिस्टेंस किसका है, इंडक्टर का, जिसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। तो ये क्या बताता है, पूरा टर्म हमें टोटल रेजिस्टेंस बताता है, ठीक है। ये दोनों का टोटल रेजिस्टेंस बताता है, और टोटल रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं इंपीडेंस, जिसे हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी Z का वैल्यू क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट में, ठीक है। तो Z का मतलब समझ में आ गया होगा, Z यानी क्या, टोटल रेजिस्टेंस है, ठीक है। और Z को क्या बोलते हैं, इंपीडेंस बोलते हैं। जैसे कि XL को क्या बोलते हैं, इंडक्टर का रेजिस्टेंस, XC को क्या बोलते हैं, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस, ठीक है। जब दोनों साथ में हो तो, या तीनों साथ में हो तो, रेजिस्टेंस भी साथ में हो तो जो टोटल निकल के आएगा रेजिस्टेंस, उसको इंपीडेंस Z बोल देंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये फॉर्मूला कहां से आया, यहां से तो देख लिया, अब एक्चुअल में कहां से आया वो भी वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे वी आर था, नहीं रेजिस्टर की बात हो रही थी तो रेजिस्टेंस ये डायरेक्शन में हमने बता दिया। ये था वी एल यानी इंडक्टर की बात हो रही थी तो हमने इंडक्टेंस, इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस बना दिया एक्सएल, ठीक है। अब ये दोनों का क्या ढूंढना है, हमें टोटल या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ढूंढना है, जिसे हम इंपीडेंस बोलते हैं। तो कुछ ऐसे पास होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो ऐसे ही पास होगा। ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया, ठीक है। यानी कि ये एक्सएल है तो ये भी एक्सएल होगा, ये भी एक्सएल होगा, ठीक है। ये 90 डिग्री है तो ये ट्राइंगल जो है हमारा, ये ट्राइंगल, इसमें अगर हम पाइथागोरस लगाते हैं तो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ से, जेड स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, और z अगर लिखते हैं तो अंडरस्कोर में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। यानी ये चीज हमने वेरीफाई कर दी, ठीक है। इंपीडेंस का फॉर्मूला यही होता है। अच्छा, अगर हम पावर फैक्टर की बात करें तो पावर फैक्टर को हम कैसे लिख पाएंगे, cos फाई, ठीक है। cos फाई डायग्राम से पावर फैक्टर कैसे लिखेंगे, डायग्राम से cos फाई का वैल्यू होगा बेस बाय हाइपोटेनियस r बाय z, ठीक। अच्छा, अब अगर हम डायरेक्शन की बात करें, ये फाई कितना होगा, ये डायरेक्शन कौन से, मैग्नीट्यूड तो हमें मिल गया, कितना है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। अब डायरेक्शन की बात करें तो कैसे हम ढूंढते हैं डायरेक्शन, tan फाई, ठीक है। tan फाई बराबर क्या होगा, tan फाई बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस एक्सएल बाय आर। तो ये हो गया फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्सएल बाय आर। सो आई होप ये जो हमारा टॉपिक था सीरीज आरएल या एलआर सर्किट, उसके सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।